ही टिकटॉक ओपन करते हैं, आज की बात नहीं है, डेली की है, ठीक है। जैसे ही हम टिकटॉक ओपन करते हैं, जो पहली वीडियो देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि कोई ना कोई नया एजेंट इंडोनेशिया के अंदर उसने एक टेबल के ऊपर बेशुमार वीज़े फेंके होते हैं और बेशुमार ऊपर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स डाले होते हैं और बता रहा होता है कि इन सब का काम मैंने किया और ये सारे मेरे क्लाइंट्स और विद इन वीक या विद इन डे मैंने इनको सबको क्लाइंट किया, ठीक है। यहाँ तक तो सारे मामला ठीक है कि आपके एजेंट ने आपका काम किया और वो ये उसका राइट भी है कि वो लोगों को बता सके कि मैं इस कैपेबिलिटी का मालिक हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मसला ये है कि जब हम दूसरी वीडियो टिकटॉक के ऊपर देखते हैं उससे ज़्यादा लोग, ठीक है, उससे ज़्यादा लोग इमिग्रेशन वाले जो है वो गाड़ियों में डाल रही होती है और उनको यानी कि बुरे तरीके से यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा होता है। और जो बंदा यहाँ पे इन्वेस्टर वीज़ा कंपनी बनाकर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आता है और फिर उसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है तो इमिग्रेशन FIA जो पाकिस्तान है वो भी उसको तंग करती है और उसकी पासपोर्ट की वैल्यू भी जो है वो खत्म हो जाती है। सो आज हम बात करेंगे कि काइंडली अगर आपके पास इन्वेस्टर वीज़ा है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिसको आपको फुलफिल करना चाहिए। बात करें सबसे पहले, अगर तो 100 बंदा इन्वेस्टर वीज़े के ऊपर है तो उनमें से 99 लोग ये समझते हैं कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया या वो इसको डिजर्व करते थे, वो इसके लिए एलिजिबल थे जिसकी वजह से उनको वीज़ा मिला। जबकि रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। हर एजेंट, हर बंदा आपको ये रियलिटी नहीं बताएगा, बल्कि हर क्या कोई भी नहीं बताएगा कि इन्वेस्टर वीज़े के लिए जो ओरिजिनल बंदा एलिजिबल है वो कौन है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप इंडोनेशिया के अंदर आना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं, आप अपनी नॉलेज के लिए ये चीज़ जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टर वीज़े के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। सबसे पहले इमिग्रेशन की ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इन्वेस्टर वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपके पास 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट का प्लान होना चाहिए। अब 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये पाकिस्तानी तकरीबन 15 से 17 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। जो अगर किसी बंदे के पास है और वो इमिग्रेशन के साथ प्लान शेयर करता है कि इन फ्यूचर ये जो इन्वेस्टमेंट मेरी पाकिस्तान में पड़ी है मैं ये इंडोनेशिया के अंदर लेके आऊँगा, इस चीज़ का अकरार करता है, इस चीज़ का एग्रीमेंट साइन करके देता है, उसको वीज़ा दिया जाता है। लेकिन अभी तक आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की। पहली रिक्वायरमेंट ये होगी आपके पास प्लान होना चाहिए 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाने का। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपने यहाँ पे कंपनी बनानी है जिसके अंदर आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और जो तीसरी और मेन रिक्वायरमेंट है जो आप कभी फुलफिल नहीं करते, सिर्फ रियल इन्वेस्टर जो है वो इसको फुलफिल कर सकता है, वो ये है कि आपके पास आने से पहले इंडोनेशिया के अंदर कंपनी अकाउंट होना चाहिए। अब आप पूछेंगे जी कंपनी अकाउंट हम जब वहाँ है नहीं तो कंपनी अकाउंट कौन खुलवाएगा? वो जो आपका कंपनी अकाउंट होता है वो आपके एजेंट ने या आपने जो लोकल एम्प्लॉय हायर किया है यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर वो खुलवाएगा। कंपनी का अकाउंट खुलना है, आपका इंडिविजुअली नहीं खुलना, इसलिए आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉय को देंगे और वो जाके बैंक में पेश होकर वहाँ से आपका बैंक अकाउंट खुलवाएगा और बैंक अकाउंट के अंदर आप 2.5 पेड अप कैपिटल यानी कि पाकिस्तानी 3.8 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया आप पाकिस्तानी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फिर आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो लोग 5-5 लाख भी जिनके पास नहीं है वो इंडोनेशिया के लिए इंडोनेशिया के अंदर इन्वेस्टर वीज़े के ऊपर कैसे आ गए, ठीक है। सो इस बात का जवाब मैं आपको कैमरे के सामने नहीं दे सकता, सिर्फ मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि यहाँ का वीज़ा लेना मुश्किल नहीं है, यहाँ का काम स्मूथली हो रहा है, इमिग्रेशन की मर्जी से हो रहा है या उनकी मर्जी के बगैर हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ के वीज़े मिल रहे हैं, आपको इन्वेस्टर वीज़ा भी मिल रहा है, आपको फ्रीलांस भी वीज़ा मिल रहा है, बेशक आप इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, जैसे तैसे करके आपको ये वीज़े इशू हो रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि क्या वो इस वीज़े के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो अगर उसको इन चीज़ों का पता होगा तो इन फ्यूचर जो है वो अपने आप को सिक्योर करेगा। सो देखें, अगर आपके पास वीज़ा, अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन आपके एजेंट ने आपको वीज़ा निकाल के दे दिया, आप फ्लाई करके इंडोनेशिया के अंदर आ गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इन फ्यूचर अगर इमिग्रेशन आपसे मिलती है तो वो आपको पकड़ नहीं सकती, वो आपको डिपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपको डिपोर्ट करेगी, जो वीज़ा आपने निकाला है, जो वीज़ा आपको एजेंट ने दिया है, वो खुद इस बात का सबूत है कि आपके अकाउंट के अंदर 4 करोड़ रुपया था, इसलिए आपको वीज़ा दिया गया है। सो इसका मतलब यह है कि वीज़ा ही आपको ये चीज़ साबित करता है कि आप रियल इन्वेस्टर हैं, ठीक है। अब किन चीज़ों के ऊपर डिपोर्ट किया जाता है? जो वीडियोज़ आपको टिकटॉक के ऊपर नजर आती है ना, ठीक है, ये वो इन वीडियो को सिर्फ यूँ कह लें कि जो आप उन वीडियोज़ के अंदर देख रहे होते हैं वो हम नहीं देख रहे होते। जिन बंदों को इन चीज़ों का पता है वो उसको डीपली देख रहा होता है, उसको पता लग रहा होता है कि ये केस किस लिए इस हद तक गया है कि इस बंदे को डिपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो मोस्टली ये है कि जब कभी भी किसी भी बंदे की आप वीडियो देखेंगे उसको डिपोर्ट किया जा रहा है तो मिनिस्ट्री की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से लाजमी डॉक्यूमेंट जो है वो इमिग्रेशन वालों ने पकड़े होंगे। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स ये है कि जब आप कंपनी की रिपोर्टिंग नहीं करवाते, ठीक है, कंपनी के अंदर अपनी LKPM रिपोर्ट्स नहीं सबमिट करवाते, अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, अपनी कंपनी को रीन्यूअल नहीं करवाते, ये एजेंट आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे कि इंडोनेशिया के अंदर आपकी कंपनी रीन्यू होती है, नहीं बताएंगे, अभी तक आपको नहीं पता, ठीक है। सो आपकी कंपनी जिस तरह UAE के अंदर, वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर जिस तरह आपकी कंपनी रीन्यू होती है, इसी तरह इंडोनेशिया के अंदर भी आफ्टर 1 ईयर आपकी कंपनी रीन्यू होती है, ठीक है। सो ये चीज़ है कि अगर आपकी कंपनी रीन्यू नहीं हुई, 1 साल के बाद वो ब्लैक लिस्ट हो गई है और 1 साल के बाद कभी आप इमिग्रेशन के मत्थे लगेंगे, जब उनको पता चलेगा कि जो आपको जिसने स्पॉन्सर किया जिस कंपनी ने, वो उसका वजूद ही खत्म हो चुका है, उसका लाइसेंस ही कैंसिल हो चुका है, अभी उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है, तो वो आपको पकड़ेंगे और डिपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो सबसे जो मेजर इशू है वो ये है कि आप कंपनी की बाद में डॉक्यूमेंटेशन कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपकी किन लोगों ने करवानी होती है? अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अभी तक आप इसको नहीं कर रहे तो काइंडली हमसे रब्ता करें, हम ये आपकी डॉक्यूमेंट सारी की सारी इसको कंप्लीट करेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको किसी किस्म का भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। ये एक कंपनी की तरफ से हो गई वायलेशन जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत सी वजहों के ऊपर आपको डिपोर्ट करती है। दूसरी चीज़ ये है
बल्कि इसको आप पहले की पे तसव्वुर करेंगे, जैसे ही आप इंडोनेशिया के अंदर आते हैं, ठीक है। अब मैं अपने एक क्लाइंट के बारे में आपको बताने लगा हूँ। एक क्लाइंट था जिसका वीज़ा हमने डाला, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स उसका वीज़ा जो है हमने एक्सटेंड करवाना था, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि सर मैं तो अब 2 साल हो गया मैं इंडोनेशिया के अंदर हूँ, ठीक है। इंडोनेशिया के अंदर हूँ तो मैं अपना वीज़ा खुद ही एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। उसने जैसे तैसे करके अपना वीज़ा डाल दिया। और इमिग्रेशन जब भी आप यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंशन के लिए आपको फोटो देने के लिए, आपके बायोमेट्रिक्स के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए आपको इमिग्रेशन के अंदर से कॉल आती है कि सर तशरीफ लाएं और अपने यहाँ पे फोटो सेशन दे। अब वो बंदा वहाँ पे गया है, ठीक है। जैसे ही गया इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया। पकड़ क्यों लिया कि उस बंदे के पास 2 साल तक आफ्टर 2 ईयर्स भी उसके पास कंपनी का अकाउंट ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का अकाउंट भी नहीं है, उसने कंपनी का बैंक अकाउंट नहीं कहीं से भी खुलवाया। जबकि जो आपका वीज़ा निकलता है, जो आपकी वीज़े की रिक्वायरमेंट, फर्ज करें आपने न्यू वीज़ा अप्लाई करना है, तो जो आपका न्यू वीज़ा अप्लाई जब किया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है, जो पोर्टल के अंदर आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, वो ये होता है कि आपने इंडोनेशिया के अंदर कंपनी खुलवा के उसके अंदर 2.5 पेड अप कैपिटल जमा करवाना है, ठीक है। जैसे तैसे करके आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगवा के या आपने अपने एजेंट की कोलैबोरेशन के साथ अगर आपने वीज़ा गेट इन कर लिया है, तो आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब आप इंडोनेशिया के अंदर आएँ तो आप फौरी तौर पर अपना जो है वो बैंक अकाउंट ओपन करें, ठीक है। अगर आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, इन फ्यूचर जब आपका टाकरा हो जाएगा इमिग्रेशन वाले बंदे के साथ, इमिग्रेशन वाला पूछेगा कंपनी बैंक अकाउंट आपका किधर है, और आप उसे कहेंगे कि अभी तक तो मैंने खुलवाया ही नहीं है, ठीक है, तो उसको फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि इस बंदे का जो वीज़ा है वो यूँ समझ लेंगे दूसरे तरीके से निकला हुआ है, ठीक है। उसको फौरी तौर पे पता चल जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जो कंपनी जो 2 ईयर इन्वेस्टर के पास का वीज़ा होता है वो तब निकलता है जब आप यहाँ पे कंपनी अकाउंट खुलवा लेते हैं और उसके अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। अगर किसी बंदे का बैंक अकाउंट नहीं है तो उसने खुद डिक्लेयर कर दिया कि उसने 2 नंबर के साथ ये वीज़ा गेट इन किया हुआ है। सो पहली चीज़ ये है कि इंडोनेशिया के अंदर जब आप आ गए हैं, ठीक है, आपने आने के बाद अपना बैंक अकाउंट, कंपनी का बैंक अकाउंट लाजमी खुलवाना है। अगर आप खुद नहीं खुलवा सकते, हमसे रब्ता करें, हम आपको इसमें हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपनी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे आपकी LKPM रिपोर्ट्स होगी, ईयरली आपकी कंपनी रिन्यूअल होगी और साथ आपकी टैक्स रिटर्न होगी। ये अगर आपने ये काम करवाना है और अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें। ये भी आपने लाजमी करना। अगर आप ये नहीं करेंगे, आपका टाकरा इमिग्रेशन के साथ हो गया तो आपकी कंपनी ऑब्वियसली जब आप नहीं करेंगे तो कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी, और जब कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी तो आपको स्पॉन्सर कौन करेगा? जब कंपनी मर गई तो स्पॉन्सर करने वाला तो आपको फोत हो गया ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका वीजा कैंसिल है। लेकिन आपको नहीं पता, जब इमिग्रेशन पकड़ेगी वो आपका स्टेटस चेक करेगी, कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गया, वो आपको ओरिजिनल तौर पर, रियल तौर पर वो आपको डिपोर्ट करेगी, क्योंकि उसके पास ओरिजिन ही नहीं है, ठीक है। 2 चीजें ये होगी। अब तीसरी चीज ये है कि इंडोनेशिया के अंदर बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप साइकोलॉजी समझें इंडोनेशियन इन्वेस्टर वीजा की। इन्वेस्टर वीजा आपको क्यों दिया जाता है? इन्वेस्टर वीजा इसलिए दिया जाता है कि आउट ऑफ द कंट्री आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आके बिजनेस करें, ठीक है। जब आप बिजनेस करेंगे तो आप जॉब क्रिएट करेंगे। जैसे आपने ऑफिस खोला, आपको एम्प्लॉय की जरूरत है, रेस्टोरेंट खोला, आपको एम्प्लॉय की जरूरत है, दुकान बनाई, आपको एम्प्लॉय की जरूरत है, ठीक है। तो आप एम्प्लॉय हायर करेंगे, ठीक है। तो जब आप एम्प्लॉय हायर करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ की गवर्नमेंट को फायदा दे रहे हैं ना, यहाँ के लोकल को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि बाहर से पैसा लेके आप इन लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखें, आपने इवन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया है, आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, ठीक है। एट लीस्ट अगर कोई यानी कि अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे, ठीक है, फर्ज करें ना, अगर आप इंडोनेशिया के अंदर आगे बैंक अकाउंट आपने खुलवा लिया है, आपने यहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं की हुई, ठीक है। इमिग्रेशन वाले को आप कैसे प्रूफ इमिग्रेशन वाला जो है वो कैसे प्रूफ कर सकेगा कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है या नहीं की हुई, ठीक है। इतने लंबे चक्रों में वो नहीं पड़ते। ये मेजर जो है ना वो मेजर प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से आपको रिपोर्ट किया जाता है। पहली आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक आपका बैंक अकाउंट होता है, और तीसरा जो मेजर मसला होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के पीछे साइकोलॉजी ये है कि जब आप यहाँ पे जॉब करते हैं ना, यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर जब आप जॉब करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप इंडोनेशिया से पैसा बनाकर यहाँ से पैसा लेकर आप अपने कंट्री में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी वायलेशन है। इंडोनेशिया को खुद उन लोगों की जरूरत है जो इन लोगों को, यानी कि इन लोगों की इकोनॉमी को ग्रो करवाए, ना कि जो इनकी इकोनॉमी के ऊपर बोझ बने। अगर आप यहाँ पे आप जॉब करते हैं, आप उस जॉब को अवेल कर रहे हैं, जो यहाँ के लोकल का राइट था, उसका हक था, आप उसको उसके ऊपर डाका मार रहे हैं। इमिग्रेशन तो आपको वर्क परमिट इशू नहीं करती, इंडोनेशिया की इमिग्रेशन आपको वर्क परमिट नहीं इशू करती। यहाँ पे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ इन्वेस्टर की जरूरत है ताकि वो यहाँ पे आके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और यहाँ के लोकल्स को जो है वो काम दिलवाए। लेकिन अगर आप खुद आके यहाँ पे काम करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके एटलीस्ट काम नहीं करते, आप कहीं से कुछ बाय करेंगे, आप कहीं पे रेंट पे रह रहे होंगे, आप ट्रैवल करेंगे, खाएं पिएंगे, सैर सपाटा करेंगे, तो ये सारा जो काम आप कर रहे हैं ना, आप अभी तक भी आप इंडोनेशिया की गवर्नमेंट को, यहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करवा रहे हैं। पैसा आपने बाहर से कमाया हुआ है, यहाँ पे ला के यहाँ पे आप उसको खर्च कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इन लोगों को फायदा हो रहा है। जब तक आप इनकी इंप्लॉयमेंट के ऊपर डाका नहीं डालेंगे तब तक आप कभी भी इनके ऊपर बोझ नहीं है, और ये आपको कभी भी तब तक डिपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप अब बहुत से केस में देखता हूं जिसके अंदर एक डायरेक्टर है, एक कमिश्नर है, एक इन्वेस्टर है, 2 इन्वेस्टर है, एक डायरेक्टर होता मैं, एक कमिश्नर प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब ये 5-7 बंदे वो होते हैं जिन्होंने मिलकर कंपनी बनाई होती है, और एक छोटा सा ढाबा होता है, उसके अंदर ये खुद इंप्लॉयमेंट यानी कि एज एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। एक बंदा है वो क्या कहते हैं कि ओनियन जो है गंडा बना रहा है, ठीक है, ओनियन बना रहा है ताकि बाद में इसको बर्गर बना के बेचा जाए। एक बंदा बर्गर पे खड़ा है, उसको बर्गर बनाने के लिए ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब लास्ट टाइम
आप अंदाजा करेंगे कि पाकिस्तानी कुल्फियाँ बेचता हुआ, आइसक्रीम बेचता हुआ बाली से पकड़ा गया, ठीक है। सो जब आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो आपको तो रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है कि आपके एजेंट को ये चीज़ें आपको गाइड करनी चाहिए। जिस बंदे से भी आप काम करवा रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सर जब एटलीस्ट वो आपको ये चीज़ बता देगा ना कि इन्वेस्टर वीज़ा उस बंदे के लिए है जिसके पास 4 करोड़ रुपया है, और जिसके पास 4 करोड़ रुपया होगा या जिसको इस चीज़ का एज मच एज पता होगा, वो यहाँ पे आके इंप्लॉयमेंट जैसी वायलेशन नहीं करेगा, ठीक है। और जब आप इस तरह की वायलेशन नहीं करेंगे तो इमिग्रेशन आपको कभी भी डिपोर्ट नहीं करेगी। कभी कोई ऐसा केस आपको नजर नहीं आया होगा कि एक चलते फिरते बंदे को पकड़ लिया और उसको रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। हमेशा उन बंदों को रिपोर्ट किया जाता है जो एक छोटे से कमरे के अंदर 13-13, 14-14, 15-15 बंदे रह रहे होते हैं। आप अंदाजा करें कि एक छोटा सा एक कमरा, एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, उसके अंदर 13-14 बंदे जैसे तैसे भी करके रह रहे हैं, नीचे क्लीन डाला है, उसके अंदर बंदे रह रहे हैं, तो साथ वाला जो अपार्टमेंट है क्या उसको पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स वो आपसे तंग हो रहा है। फिर जब वो आपकी कंप्लेन करेगा, इमिग्रेशन आएगी, तो इमिग्रेशन ने तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करने हैं, ठीक है। उन्हें तो देखना है कि एट मज आज कोई ना कोई हमें ब्रेक पॉइंट मिले और हम इनको रिपोर्ट करें, ठीक है। सो ये चीज़ है कि अगर आप इंडोनेशिया के अंदर वीज़ा लेकर आ चुके हैं तो इन चीज़ों की केयर करें, अपने वीज़े को सिक्योर करें। कभी भी आपको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा अगर आप इन बातों पे फुलफिल करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ भी गाइडेंस करने को मिला है, तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इस पर शेयर करें और मेरी सपोर्ट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतनी काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।